हरिओम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं कृपाल लोधी। दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आए हैं इकोनॉमिक्स जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं नीति आयोग के बारे में। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यदि कर रहे हैं और यदि उसमें जीके आना है, खासकर आपको बता दें अभी जो एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा होना है, उसमें जो पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था आना है, उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, एक अपील है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हम इसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड वीडियोस, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस और शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड वीडियोस होते हैं, उनको अपलोड करते रहते हैं। आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो बगैर देर के स्टूडेंट्स, आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। और दोस्तों, आज हम आपको इंडियन स्टैटिक जीके में इकोनॉमिक्स मींस अर्थशास्त्र के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, तो बगैर देर किए हुए आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है ये है नीति आयोग। तो जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, प्रत्येक प्रकार के एग्जाम में यहां से प्रश्न आना ही होता है। हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको इस वीडियो में शामिल किया है। सबसे पहला दोस्तों इसमें जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको बता दें, जो नीति शब्द है वो NITI से मिलकर बनता है। NITI से मिलकर बनता है नीति शब्द। और यहां नीति शब्द का कभी कभी एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि नीति शब्द का फुल फॉर्म क्या होता है, नीति शब्द में एन का मतलब क्या है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में अभी रेलवे में पूछे गए हैं, हमने एग्जाम में देखा है। तो स्टूडेंट्स, यहां नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों, ये फुल फॉर्म होता है नीति का। याद कर लें, मेमोराइज कर लें, पेन कॉपी उठा करके बैठ जाएं, आप इसके नोट्स भी बनाते जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। दोस्तों, हिंदी में क्या कहा जाता है? नीति आयोग को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये इसको हिंदी में कहते हैं। इसमें उद्देश्य कितने निर्धारित किए गए हैं? तो सबसे पहले हम इनके उद्देश्यों को देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें 13 सूत्रीय उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है। ठीक है, अब हम आगे आपको इसकी स्थापना कैसे हुई इसके बारे में विचार करेंगे। इसका मुख्यालय कहां पर है, इसकी संरचना या संगठन क्या होता है, इसके कार्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ये किस संस्था को बंद करके नीति आयोग की स्थापना की गई है, इन सब के बारे में हम एक एक करके देखते जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ये नीति आयोग जो बना है इसका इतिहास क्या रहा है। तो इसके इतिहास में आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है कि भारत की आजादी के बाद में भारत में पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई थी। और पंचवर्षीय योजनाओं का हमारे जो 5 ईयर प्लान्स थे, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि भारत में विकास करना, जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना और उनका कार्यान्वयन देश में कराना, ताकि देश का विकास हो सके। ये हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य था। कभी यदि आपसे पूछा जाता है, अच्छा एक बात और, इन पंचवर्षीय योजनाओं को जिस संस्था के द्वारा पूरा किया जाता था उस संस्था का नाम था योजना आयोग। क्या नाम था? योजना आयोग। कभी कभी आपसे यहां से भी दोस्तों प्रश्न पूछ लिया जाता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बता दें, योजना आयोग की भारत में स्थापना होना है 15 मार्च 1950 को। फिर से सुन ले, भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। फिर कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में कब लागू की गई थी। ये जो दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, ये 5-5 साल के लिए बनाई जाती थी और इनमें किसी एक लक्ष्य को निर्धारित किया जाता था। लक्ष्य मतलब ये कि शिक्षा पे कितना विकास करना है, स्वास्थ्य पे कितना विकास करना है, परिवहन को कहां तक ले जाना है। ऐसी सब जन कल्याणकारी योजनाओं पर विचार करके उनका क्रियान्वयन करवाया जाता था केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी भारत में वो 1951 से 1956 तक चली थी। कभी कभी आपसे प्रश्न आता है कि वर्तमान में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो गई हैं। तो आपको बता दें, 2017 तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। और इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करने के बाद में इसी योजना आयोग
को समाप्त करने के बाद में नीति आयोग की स्थापना की गई है। आगे अपन देखेंगे कि नीति आयोग की स्थापना कब होना है और क्या उसकी व्यवस्थाएं हैं। पहले हम जान लेते हैं, तो यही हमने आपको यहां पर बताया है कि 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में पूरी कर ली गई हैं और 2014 में जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई उसके बाद से नीति आयोग का विचार प्रावधान में आया है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों, नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर के नीति आयोग का गठन किया गया है। तो सबसे पहले तो नीति आयोग का एक उद्देश्य था कि योजना आयोग को समाप्त करना। अब योजना आयोग को समाप्त क्यों किया गया दोस्तों? योजना आयोग जो कार्य करता था ये केंद्रीकृत संस्था थी, केंद्रीकृत व्यवस्था थी, मतलब केंद्र सरकार कई योजनाओं को बनाती थी और उन योजनाओं को राज्यों में और राज्यों से जिलों में, जिलों से ब्लॉक में और ब्लॉक से पंचायतों आदि में उन योजनाओं को भेजा जाता था। लेकिन भारत की भौगोलिक स्थिति एक समान नहीं है, सभी राज्यों की अलग अलग मांगे हैं, अलग अलग आवश्यकताएं हैं। तो योजना आयोग के माध्यम से इन अलग अलग मांगों और अलग अलग आवश्यकताओं को ध्यान में न रखते हुए विशेष प्रकार के लक्ष्य सभी राज्यों के लिए समान रूप से तय कर लिए जाते थे। जैसे हम कहें कि बिहार की साक्षरता % कम है और केरल की साक्षरता % लगभग 94% है। अब यदि योजना आयोग द्वारा निर्धारित कर लिया गया कि हमें शिक्षा के स्तर को, साक्षरता के स्तर को लगभग 75% ले जाना है, तो एक राज्य बिहार के लिए तो ये ठीक है लेकिन केरल के लिए उचित नहीं है। तो इस कारण से इस योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ये केंद्र से लेकर के, मतलब दिल्ली से लेकर के पंचायत तक की व्यवस्था, दिल्ली से कोई योजना प्रारंभ होती थी, केंद्र से प्रारंभ होती थी और निम्न स्तर तक आती थी। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बताएं, नीति आयोग में इस प्रकार से नहीं होता है। नीति आयोग की जो व्यवस्था है ये ग्राम पंचायत से लेकर के और ब्लॉक में मांग रखी जाती है। जो भी समस्या किसी गांव में या किसी पंचायत में, किसी ब्लॉक में या जिले में जो भी समस्या है, जो भी विकास कार्य वो चाहते हैं, उनकी मांगों को धीरे धीरे राज्य में और राज्य से केंद्र की ओर बढ़ाया जाता है। ये इनमें अंतर है। तो एक तो उद्देश्य इसका ये हो जाता है कि योजना आयोग की समाप्ति करना। अब योजना आयोग की समाप्ति क्यों करना? क्योंकि योजना आयोग की गतिशीलता में कमी थी। योजना आयोग द्वारा जो कार्य संचालित किए जा रहे थे वो उतनी गति से नहीं हो रहे थे, उनके कार्यक्रमों की गति धीमी थी। इस कारण से योजना आयोग को समाप्त करना इसका एक उद्देश्य था। दूसरा हम देखते हैं, योजना आयोग की केंद्रीकृत नीति की जगह क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देना। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि जो योजना आयोग जो योजनाएं बनाता था ये देश स्तर पर बनाता था, सभी राज्यों के अनुकूल ये व्यवस्थाएं नहीं होती थी। इसलिए अब यहां नीति आयोग के द्वारा क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब क्षेत्र विशेष की समस्या यदि कोई होती है तो इसको केंद्र तक पहुंचाया जाता है और फिर नीति आयोग के माध्यम से उसको पूरा किया जाता है। फिर और क्या उद्देश्य रहा नीति आयोग के गठन का? तो केंद्र व राज्य के बीच अच्छे संबंध बने रहे। केंद्र व राज्य सरकारों के बीच योजना आयोग के टाइम पीरियड पर अच्छे संबंध नहीं होते थे, इनमें कटुतापूर्ण संबंध भी होते थे सरकारों के, कई राज्यों के बीच में। तो केंद्र व राज्य के बीच अच्छे समन्वय का कार्य हो सके, इस कारण से भी इसकी स्थापना की गई। फिर जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, विकास संबंधी नीतियां हैं, इनके क्रियान्वयन में तेजी हो, ये तेजी से कार्य करें, इसके लिए नीति आयोग की स्थापना की गई। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से भी प्रश्न बनता ही है कि इसे सरकार का थिंक टैंक कहते हैं। थिंक टैंक मतलब होता है सलाहकारी संस्था। आपको एक बात बताएं दोस्तों, जो नीति आयोग है इसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है, यह एक सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करती है। मतलब केंद्र, राज्य और संघ शासित क्षेत्र जो है इनको सलाह देना, क्योंकि इनके पास में जो नीति आयोग है इनके पास में सभी व्यवस्थाओं से संबंधित विदेशों तक के मॉडल इनके पास में होते हैं। अब ये देखते हैं कि किस राज्य की, किस स्थान की समस्या क्या है, वहां कौन सा मॉडल सही तरीके से कार्य करेगा। ये उस संबंधित राज्य की सरकार को सलाह देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और यदि सरकारों को ये सलाह समझ में आ जाती है तो नीति आयोग की सलाह को राज्य सरकारें लागू कर देती हैं। ठीक है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं होता है कि नीति आयोग की सलाह को राज्य सरकारें माने। तो इसलिए इसे सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। अब कभी यदि आपको प्रश्न आता है कि निम्न में से किसे केंद्र, राज्य या संघ शासित सरकारों का या किसी भी सरकार का थिंक टैंक कहते हैं, तो दोस्तों आपको क्या कहना है कि थिंक टैंक किसे कहते हैं? नीति आयोग को। ठीक है, एक बात हो गई। अब हम देख लेते हैं आगे जाके कि योजना आयोग और नीति आयोग में मुख्य जो अंतर है वो क्या है। तो कुछ बिंदुओं पर हमने यहां पर
योजना आयोग और नीति आयोग का वर्णन किया हुआ है। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो अंतर है कि जो ये योजना आयोग है दोस्तों, ये योजना आयोग रूसी मॉडल पर आधारित था। मतलब ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं या जो भारत के 5 ईयर प्लान है, ये रूस देश की देन है भारत के लिए। तो एक अंतर ये हो गया कि योजना आयोग रूसी मॉडल पर आधारित एक कार्यक्रम है, और जो नीति आयोग है, यहां हमने नीति आयोग के बारे में आपको बताया है। जो नीति आयोग है ये भारतीय विद्वानों की सोच और समझ पर आधारित एक मॉडल है। फिर हम देखते हैं कि जो योजना आयोग है ये अधिक केंद्रीकृत था। अधिक केंद्रीकृत मतलब केंद्र सरकार योजनाएं बनाती थी और केंद्रों से राज्य में और राज्यों से और अन्य छोटे स्थानों पर वो योजनाएं भेजी जाती थी। लेकिन जो नीति आयोग है ये केंद्र स्तर पर तो योजनाएं बनाता ही है, साथ में यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर भी योजनाएं बनाई जाती हैं और केंद्र सरकार इनको मंजूरी देती है। फिर जो योजना आयोग था ये एनडीसी, मतलब इसमें जो योजनाएं होती थी वो बनती थी, सरकार बनाती थी, लेकिन उन योजनाओं को अंतिम अनुमति कौन देता था, परमिशन कौन देता था? तो योजना आयोग को परमिशन या अनुमति एक संस्थान देता था जिसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। मतलब योजना आयोग या पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन कौन सी संस्था करती थी? तो योजना आयोग तो करती ही थी, लेकिन अंतिम रूप से योजना आयोगों का क्रियान्वयन करना यह कार्य होता था राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको हम इंग्लिश में एनडीसी कहते हैं। दोस्तों कभी कभी एनडीसी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो एनडीसी का फुल फॉर्म है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि योजना आयोग की जो पंचवर्षीय योजनाएं थी इनके लिए अंतिम अनुमति राष्ट्रीय विकास परिषद देता था। लेकिन यहां नीति आयोग के द्वारा जो योजनाएं बनती हैं इनके लिए अनुमति या हम कहें कि परमिशन कौन देता है? तो राज्य व केंद्र दोनों सरकारें परमिशन देती हैं। मतलब एक ये हम कह सकते हैं कि अच्छी व्यवस्था है, इसमें राज्य को भी महत्व दिया गया है। फिर एक अंतर यह है कि जो योजना आयोग है इसमें केवल सरकार की ही भूमिका रहती थी। किसकी? केंद्र सरकार की। ठीक है, लेकिन जो नीति आयोग है इसमें सरकार व निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका रहती है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। हम आपको अंतर बता रहे थे कि जो योजना आयोग है इसमें केवल सरकार की भूमिका ही होती थी, सरकार की ही जवाबदारी होती थी, सरकार ही तय करती थी कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना और योजनाएं बनाना आदि। लेकिन जो नीति आयोग है इसमें सरकार व निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। मतलब जो प्राइवेट कंपनीज हैं या जो निजी क्षेत्र की कंपनीज हैं उनको भी इसमें आगे आने का मौका मिला है। और इस भूमिका को, सरकारी व निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका को दोस्तों पीपीपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीपीपी। यदि कभी आपसे पीपीपी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको कहना है पब्लिक प्राइवेट। एक पी का मतलब होता है पब्लिक, एक पी का मतलब होता है प्राइवेट और एक पी का मतलब होता है पार्टनरशिप। मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके तहत नीति आयोग का संचालन किया जा रहा है। आपने देखा होगा जो 4 लाइन या सड़कें किसी राज्य में कहीं पर भी बनाई जा रही हैं उनमें बीओटी की नीति अपनाई जा रही है इसी पीपीपी मॉडल के तहत। ये बीओटी बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर मतलब सड़कों को बनाओ, उनको चलाओ और फिर सरकार को ट्रांसफर कर दो जब आपका पूरा पैसा वसूल हो जाए तब। तो आई होप दोस्तों आप इतना समझ गए होंगे। हमने इसमें आपको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताया, योजना आयोग के बारे में बताया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं नीति आयोग के बारे में कुछ और फैक्ट के बारे में। तो इतना हम आपको बता चुके थे कि नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और ये इसमें कितने उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है? तो दोस्तों इसमें उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है 13 सूत्रीय। ये फैक्चुअल प्रश्न है जो आपसे एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। कुछ 3-4 प्रश्न तो हमने अभी रेलवे के पेपर्स में से ही हमने यहां पर उठाए हैं। अब हम देखते हैं कि नीति आयोग की जो स्थापना हुई वो किस प्रकार से होना है। तो इसकी स्थापना के संदर्भ में सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे मोदी जी, इनने 15 अगस्त
2014 को दिल्ली के लाल किले से नीति आयोग की स्थापना की घोषणा की। यदि आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि इसकी स्थापना की घोषणा कब हुई, तो ये 15 अगस्त 2014 दिल्ली के लाल किले से मोदी जी के द्वारा नीति आयोग की स्थापना की घोषणा सबसे पहले की गई। अब दोस्तों आगे देखते हैं, कभी यदि आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग की स्थापना की पर्टिकुलर डेट क्या है या किस तारीख को इसकी स्थापना व्यवस्थित की गई, तो आपको याद रखना है 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। लेकिन कभी यदि आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के द्वारा वास्तविक कार्य कब से प्रारंभ हुआ, तो यहां आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जब 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में पूरी हो जाएगी, तब वास्तविक रूप से नीति आयोग अस्तित्व में आएगा। तो वही हमने यहां आपको बताया है कि नीति आयोग का जो वास्तविक कार्य प्रारंभ हुआ, ये होना है 2017 से। ठीक है, और कब से प्रारंभ हुआ होगा, तो भारत का जो दोस्तों वित्तीय वर्ष है, ये वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। पंचवर्षीय योजनाएं भी जो लागू होती थी वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होती थी और 31 मार्च पर क्लोज हो जाती थी, मतलब समाप्त हो जाती थी। एक वीडियो हम आपको लेकर के आएंगे जिसमें हम सारी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपको बताएंगे, उनका टाइम पीरियड क्या रहा और किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या रखा गया था। यहां से प्रश्न बनते हैं। आगे देखते हैं, फिर जो नीति आयोग है इसके बारे में अगला क्वेश्चन आता है कि ये संवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय है। तो हमें यहां कहना है ये गैर संवैधानिक निकाय है। छात्रों, गैर संवैधानिक निकाय का मतलब ये होता है केवल वही निकाय संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आते हैं जो हमारे संविधान लागू होने के पहले हमारे संविधान में आ गए थे या वहां उनके बारे में चर्चा हमारे संविधान में कर दी गई थी। इसके बाद से जो भी निकाय आते हैं, जो हम कहें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन द्वारा जो होते हैं, वो सभी के सभी गैर संवैधानिक निकाय होते हैं। तो ये एक गैर संवैधानिक निकाय है नीति आयोग। कभी यदि आपसे पूछा जाए अगला क्वेश्चन कि नीति आयोग का हेडक्वार्टर या हम कहें कि नीति आयोग का मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है, एक शब्द और है, ये किस मॉडल पर कार्य करता है, तो एक मॉडल हमने आपको पीपीपी बताया था और दूसरा जो दोस्तों मॉडल है ये होता है सहयोगी संघवाद। ये 12th की इकोनॉमिक्स का भी हम आपको टॉपिक बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, सभी छात्र इसका अध्ययन करें। दोस्तों सहयोगी संघवाद का मतलब होता है कि जब राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें विकास के कार्यक्रमों को मिलकर के आगे बढ़ाती हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हुए विकास के कार्यों को देश में लागू करती हैं, तो इस प्रकार की योजना को सहयोगी संघवाद कहा जाता है। मतलब राज्य और केंद्र सरकारों का समन्वय बहुत अच्छे तरीके से होना, किसी विकास कार्य को, किसी लोक कल्याणकारी कार्य को केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा मिलकर पूरा होना, ये सहयोगी संघवाद कहलाता है। आगे देखते हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष यदि आपसे कभी पूछा जाता है, ये तो पदेन अध्यक्ष ही होता है दोस्तों, ये नॉमिनेट प्रेसिडेंट कहलाता है, अपने देश का प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री। जब कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो जो तत्काल में देश के प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष कहलाते हैं। तो हम देख लेते हैं किसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, मतलब वर्तमान में मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं नीति आयोग के। कभी यदि आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे या कौन है, तो आपको इसमें भी नरेंद्र मोदी जी का नाम लेना है। फिर नीति आयोग के बारे में अगली विशेषता देखते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, इसे सरकार का क्या कहा जाता है, थिंक टैंक कहा जाता है, यह एक सलाहकारी संस्था है। इस नीति आयोग का क्रियान्वयन कौन करता है, तो हमने आपको बताया था योजना आयोग में केवल केंद्र सरकार ही पूरा का पूरा क्रियान्वयन करती थी, लेकिन नीति आयोग में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। नीति आयोग का क्रियान्वयन राज्य और केंद्र दोनों सरकारें मिलकर के करती है। ठीक, फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार का निकाय है, तो गैर संवैधानिक तो है ही, साथ में ये सलाहकारी निकाय है जिसका कार्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संघ शासित जो क्षेत्र होते हैं, यूनियन टेरिटरीज, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, इन सभी को सलाह देना नीति आयोग का ही कार्य है। पर सभी सरकारें नीति आयोग की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। ठीक, शायद आप इतना समझ गए होंगे। अभी जो 13 सूत्रीय कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, इसके लिए 15 वर्षीय रूपरेखा तैयार की गई है। मतलब जो भी इसमें विकास कार्य की योजनाएं बनाई गई हैं, उनको पूरा करने का जो लक्ष्य है भारत में, वो 15 वर्ष का रखा गया है। अब हम देखते हैं दोस्तों इसके बाद में इसकी संरचना और गठन।
तो इसकी संरचना और गठन के बारे में इतना हम आपको बता चुके कि इसके अध्यक्ष होते हैं वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री। ठीक है, आप समझ जाओगे। पहले प्रधानमंत्री ये पहले अध्यक्ष यदि हम कहें तो वो मोदी जी हैं। फिर हम देख लेते हैं इसके सीईओ के बारे में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी कहलाते हैं दोस्तों। किसी भी संस्था, किसी भी एजेंसी का जो यदि सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है वो सीईओ ही होता है। ठीक है, तो यदि कभी आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो आपको कहना है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इट मींस कार्यपालन अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। ठीक, अब इसके जो प्रथम सीईओ थी वो थी सिंधु श्री खुल्लर। प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। और वर्तमान में हम ये वीडियो 2022 में अपलोड कर रहे हैं दोस्तों। तो वर्तमान में इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत वर्तमान सीईओ है नीति आयोग के। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप मेमोराइज कर लें ऑन स्पॉट। इन सीईओ की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो इनको प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री ही इनको नियुक्त करता है। और इनकी रैंक क्या होती है? तो भारत सरकार के जो सचिव होते हैं इनके बराबर इनकी रैंक और वेतन भत्ते आदि होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अध्यक्ष और सीईओ के बाद में यहां पर एक उपाध्यक्ष भी होता है। तो इसके उपाध्यक्ष पर चर्चा कर लेते हैं। इसके जो उपाध्यक्ष थे, प्रथम उपाध्यक्ष थे ये अरविंद पनगड़िया जी थे। प्रथम उपाध्यक्ष नीति आयोग के, फिर से सुन लें, अरविंद पनगड़िया। और ये अर्थशास्त्री होते हैं दोस्तों, मतलब अर्थशास्त्र के बारे में जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, ऐसे व्यक्तियों को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और इन उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो पहले इसके उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया जी और वर्तमान में अर्थशास्त्री राजीव कुमार जी इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं 2022 में। ठीक है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्ति होती है। और कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनके लिए लगभग इतनी रैंक के ये होते हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद में इसकी शासी परिषद के। दोस्तों आगे देखते हैं, उपाध्यक्ष के बाद में इसमें होती है एक शासी परिषद। कभी कभी यहां से प्रश्न आता है कि नीति आयोग की शासी परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं। तो इसकी शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक इसकी शासी परिषद में शामिल होते हैं। फिर हम देख लेते हैं इसके पूर्णकालिक सदस्यों के बारे में। तो दोस्तों इसमें जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं ये अधिकतम 5 हो सकते हैं। वर्तमान में 3 है। इनको भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। ये राज्य मंत्री के लेवल के बराबर होते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंशकालिक सदस्यों के बारे में। तो इसमें अंशकालिक सदस्यों की संख्या होती है 3 इसमें अंशकालिक सदस्य होते हैं। फिर हम देखते हैं इसके नामित सदस्यों के बारे में। तो दोस्तों इसके जो नामित सदस्य होते हैं उन नामित सदस्यों में विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्ति होते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट व्यक्ति होते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विद्युत आदि, परिवहन आदि विभागों के जो एक्सपर्ट व्यक्ति होते हैं वो नामित सदस्यों के रूप में कार्य करते हैं। और इन सभी की नियुक्ति प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री जी के द्वारा होती है। अब हम देख लेते हैं नीति आयोग के मुख्य कार्य क्या क्या है। दोस्तों एक बात आपको बताएं, यदि यहां तक आपने हमारा वीडियो देखा है तो प्लीज आप लाइक तो कर ही दें और प्लीज आप हमारी हेल्प करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें आप हमसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों हम मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, शिक्षक भर्ती परीक्षा सभी की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं प्लीज। अब हम देखते हैं नीति आयोग के कार्य। तो कभी आपसे यदि पूछा जाता है कि नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है, प्राथमिक कार्य का मतलब होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट कार्य नीति आयोग का क्या होता है। तो नीति आयोग का सबसे जो इंपॉर्टेंट कार्य होता है दोस्तों, ये सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, ये है ही एक सलाहकारी संस्था, इसलिए सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना नीति आयोग का प्राथमिक कार्य है। इसके बाद हाँ, और ये सलाह किसको दे सकते हैं? केंद्र, राज्य और संघ शासित क्षेत्र सभी की सरकारों को, सभी को ये सलाह दे सकते हैं। फिर कभी प्रश्न आता है क्या ये अंतरराष्ट्रीय मामलों में भी सलाह दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मामलों में नीति आयोग सलाह दे सकता है, क्योंकि सभी लगभग देशों के जो अच्छे मॉडल होते हैं विकास की से संबंधित जो योजनाएं होती हैं वो नीति आयोग के पास पहले से उपस्थित होती हैं। मतलब इनका विदेशों से भी संपर्क नीति आयोग का रहता है।
वहां के अच्छे मॉडल अपने यहां लागू वो करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद में और क्या कार्य होता है नीति आयोग का? योजनाओं का निर्माण करना, जन कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करना। ठीक है, उन कल्याणकारी योजनाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने के लिए संसाधनों की व्यवस्था करना, संसाधनों की व्यवस्था करना। इसके बाद में संसाधनों मतलब धन की व्यवस्था करना और अन्य सभी प्रकार के संसाधन। इसके बाद इसका कार्य होता है योजना का कार्यान्वयन करना, मतलब वो योजना अच्छे तरीके से लागू हो जाए। और इसके बाद में जो भी योजना लागू की गई थी उस योजना की समीक्षा करना कि वो योजना कहां तक सफल रही या कहां तक असफल रही। दोस्तों, ये होते हैं नीति आयोग के कार्य। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें और आप चाहें तो हमारे मोबाइल नंबर 9755373430 को व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप में भी जोड़ सकते हैं। हम वहां भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।